हेलो एवरीवन, खमागणी एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ जब फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और रियल सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस लेकर अपने आप को एक सिचुएशन में इमेजिन कीजिए। आप रात के अंधेरे में अपने घर लौटते हैं और घर की खिड़की से अंदर झांकते हैं और देखते हैं कि बिस्तर पर आपकी पत्नी किसी और के साथ नहीं बल्कि आपके ही साथ सोई हुई है। हूबहू आपका चेहरा, आपकी आवाज और आपका शरीर। उस कमरे में आपके सामने दो आप थे, एक असली और एक वो शैतान जो एक उच्च कोटि की तांत्रिक विद्या जानता था। और उससे भी डरावनी बात, आपकी पत्नी अंधी है। उसे नहीं पता कि उसके बगल में खड़ा इंसान उसका पति है या कोई और। इस सिचुएशन में क्या करेंगे आप? आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं वो कोई काल्पनिक कहानी नहीं बल्कि मशहूर लेखक अरुण कुमार शर्मा के अनुभवों से निकली मनोहर तांत्रिक की वो सच्ची दास्तान है। मनोहर तांत्रिक जिसने एक ऐसी विद्या हासिल की जिसे वो किसी का भी भूत, वर्तमान और भविष्य बता सकता था। लेकिन वो कहते हैं ना कि शेर को सवा शेर मिल ही जाता है। उसे मिला एक और सिद्ध तांत्रिक जिसकी नजर उसकी बीवी पर थी और उसे पाने के लिए उसने काम में ली एक ऐसी तांत्रिक विद्या जिसके बारे में शायद आपने कभी सुना भी नहीं होगा। कहानी में आगे बढ़ो उससे पहले अगर आप पास भी कोई रियल सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस है या फिर कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी है तो आप हमारी इन दी गई आईडीज पर या फिर हमारे इस नंबर पर हमसे शेयर कर सकते हैं और आपकी हर फीचर स्टोरी पर हम आपको देने वाले एक छोटा सा रिवॉर्ड 500 रुपीज का, क्योंकि हमें पता है कि आपको ये स्टोरीज लिखने में, रिकॉर्ड करने में कितनी मेहनत लगती है। और चिंता ना करें, प्रूफ के लिए हम पेमेंट का स्क्रीनशॉट हर स्टोरी के साथ भी अटैच किया करेंगे। तो मनोहर की अगर हम बात करें तो मनोहर कोई मामूली तांत्रिक नहीं था। उसका जन्म आसाम के एक साधारण परिवार में हुआ था और बचपन में ही उसके माता पिता की मौत हो गई थी। उसकी दूर की एक मामी थी जिसने उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया था। और जब मनोहर 18 साल का हुआ तो अचानक एक तिब्बती बौद्ध लामा की दृष्टि उस पर पड़ी। वो लामा बहुत बड़ा तांत्रिक था और कई प्रकार की तांत्रिक सिद्धियां उसके पास थी। पता नहीं उसे मनोहर में ऐसा क्या दिखा कि वो उसे अपने साथ तवांग ले गया। तवांग एक ऐसा गुप्त मठ है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है। वहां पर मनोहर करीबन 3 साल तक रहा और उस तिब्बती बौद्ध लामा तांत्रिक ने मनोहर को एक ऐसी रहस्यमयी और दुर्लभ सिद्धि अपनी इच्छा से प्रदान की जिसके द्वारा वो केवल किसी की आंखों में झांककर उसके भूत, भविष्य और वर्तमान की सारी बातें और सारी घटनाएं इस तरह बता दिया करता था जिसे वो सब कुछ उसकी आंखों के सामने हो रहा हो। और ये विद्या थी डाकिनी विद्या। डाकिनी विद्या की इस अद्भुत सिद्धि के द्वारा मनोहर को हर जगह पर मान सम्मान तो मिला ही, लेकिन साथ ही साथ उसके पास सुख के सारे साधन भी अपने आप जुट गए। दिन में वो सब लोगों से मिला करता था, उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन किया करता था, उनको बताया करता था चीजें। मगर शाम होते ही वो अपने घर का दरवाजा बंद कर लेता था। फिर ना तो वो किसी से मिलता था और ना ही अपने घर में किसी को रहने देता था, क्योंकि रोज आधी रात को वो साधना किया करता था और वो डाकिनी खुद उसके सामने आकर मांस और मदिरा का भोग ग्रहण करती थी। मनोहर का जीवन इसी तरह चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन इन सब के बीच भीड़ में उसे एक ऐसी लड़की दिखाई दी जिसने उसकी इस विद्या को ही चुनौती दे दी। उसने देखा कि उस दिन उसके घर में जो पूछने ताछने वालों की भीड़ लगी हुई थी, उसी में एक बूढ़ा आदमी एक लड़की को अपने हाथ से पकड़े हुए भीड़ के पीछे खड़ा हुआ था। उस लड़की की उम्र करीबन 17-18 साल होगी। शरीर का चमकीला रंग और उसके काले बाल उसकी सुंदरता को और बढ़ा रहे थे। मनोहर एक बार नजर पड़ते ही बस उसे एकटक देखता ही रह गया। लेकिन उस लड़की की नजर घर के सिर्फ एक कोने पर टिकी हुई थी। मनोहर का ध्यान बार बार उसकी तरफ जा रहा था और उसके मन में एक ही सवाल आ रहा था कि आखिर वो लड़की उसकी तरफ क्यों नहीं देख रही है। खैर, धीरे धीरे जो लोग पूछने ताछने वाले थे वो लोग पूछताछ कर वहां से निकल गए और भीड़ खत्म हो गई। भीड़ खत्म होने के बाद वो बूढ़ा आदमी उस लड़की का हाथ पकड़कर आगे बढ़ा। उन्हें देखकर मनोहर ने जानबूझ करके बोला कि बाबा, अब मेरा समय खत्म हो गया है, आप कल आना। उसकी ये बात सुनकर वो बूढ़ा आदमी बोला, भाई मैं बहुत दूर से आया हूं
और कल मेरे लिए आना मुश्किल है। बहुत ज़रूरत है, यही समझकर मैं तुमसे मिलने इतनी दूर से आया हूँ। मैं तुमसे अकेले में कुछ बातें करना चाहता हूँ और इसीलिए सबके जाने का इंतज़ार कर रहा था। उनकी बात सुनकर मनोहर कुछ देर तक सोचता रहा और फिर बोला, ठीक है, अंदर आओ। वो बूढ़ा आदमी उस लड़की के साथ कमरे में आकर बैठ गया, चुपचाप। और यहाँ पर सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि वो लड़की बराबर मनोहर की तरफ देख रही थी, पर उसकी आंखों में किसी तरह का कोई एक्सप्रेशन नहीं था। मनोहर ने मन ही मन सोचा कि कैसी लड़की है ये शरीर से तो जवान हो गई है, लेकिन क्या अभी इसका मन जवान नहीं हुआ? वो बूढ़ा आदमी बोला, भाई, मैं अपनी इस बेटी को लेकर बहुत चिंतित हूं और बस इसीलिए तुमको कष्ट दिया। मैं जानना चाहता हूं कि इस लड़की के भाग में क्या लिखा है, जरा अच्छी तरह से देख कर बता दो। मनोहर ने हंसते हुए कहा, ओ, तो ये बात है। फिर उसने अपनी जेब से एक मोमबत्ती निकाली, उस मोमबत्ती को उसने जलाया और उस मोमबत्ती को लेकर उस लड़की के मुंह के सामने जा बैठा। उस मोमबत्ती की जो रोशनी थी उस लड़की के चेहरे पर पड़ते ही मनोहर चौंक गया और उसने पूछा, क्या नाम है इस लड़की का? वैजंती, उस बूढ़े आदमी ने आंसर दिया। टुक टुक ताकती उसकी दो बड़ी बड़ी आंखों के बीच के जो ये काले काले मोती होते हैं, प्यूपिल्स, वो नहीं थे। ये देखते ही मनोहर सन्नाटे में आ गया और बोला, ओह, तो वैजंती अंधी है। और अब मनोहर की समझ में आ गया था कि दोपहर में सामने खड़ी हुई वैजंती की दोनों आंखें उसकी ओर देखती हुई भी उससे बातें नहीं कर पा रही थी। मनोहर ने उस बूढ़े आदमी से पूछा कि इसकी आंखें कब से ऐसी ही है? बूढ़े आदमी ने सांस छोड़ते हुए कहा कि जन्म से ही ये ऐसी है, इसीलिए तो मुझे इसके भाग्य के बारे में चिंता है और मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ। वैजंती, जरा अपना हाथ तो दिखा। वैजंती ने अपना कोमल सा हाथ मनोहर के हाथ की तरफ बढ़ा दिया। मनोहर ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया। थोड़ी देर उस हाथ को उसने घूरा और उसके बाद उसके हाथ को पकड़े हुए उस बूढ़े आदमी से बोला, मैं हाथ देखकर नहीं, आंखों में देखकर भविष्य बताता हूं। और इसके बाद उसने उसका हाथ छोड़कर वैजंती की आंखों के अंदर अपनी आंखें टिका दी। और जब उसने वैजंती का भविष्य अपनी आंखों से देखा तो वो कांप उठा। उसे एक विजन दिखाई दिया कि वैजंती के चारों तरफ जहरीले सांप रेंग रहे हैं और उसके सिर पर खून पीने वाले चमगादड़ मंडरा रहे हैं। ये देखते ही मनोहर को समझ में आ गया कि इस लड़की की मौत बहुत भयानक होने वाली है। लेकिन पता नहीं क्यों मनोहर का दिल उस लड़की पे अटक गया था। उसका ये भविष्य देखकर वो एकदम से सकपका गया और उसको बचाने के लिए मनोहर ने एक ऐसा फैसला लिया जो किसी तांत्रिक को नहीं लेना चाहिए। जब उस बूढ़े आदमी ने मनोहर से पूछा, ओझा भाई, मेरी वैजंती के चेहरे पर तुमने क्या देखा? तुम्हें अपनी विद्या की कसम है, सब कुछ सच सच बताना। मगर सच बात नहीं बोल सका मनोहर। उसने उसके जस्ट उल्टी बात की। चेहरे पर हंसी लाते उसने कहा, चिंता मत करो बाबा, तुम्हारी लड़की सुखी होगी। दुख की कोई छाया उसे छू भी ना सकेगी। अगर अगर क्या? उस बूढ़े आदमी ने पूछा। तो उसने जवाब दिया, अगर काकुली से कोई शादी कर ले और प्यार से उसके साथ रहे तो उसके जीवन में कभी कोई दुख नहीं आएगा। उसकी बात सुनकर उस बूढ़े आदमी ने कहा, बहुत भारी बात कह दी भाई तुमने। इस बेचारी अंधी लड़की को भला कौन चाहेगा? कौन उससे शादी करेगा? उसकी बात सुनते ही मनोहर ने तपाक से जवाब दिया, मैं करूंगा उससे शादी। ये सुनते ही उस बूढ़े आदमी का चेहरा खिल गया और वो बोलता है उससे कि तुम सच कहते हो जा भाई? कहीं तुम मुझसे कोई मजाक तो नहीं कर रहे? उस बूढ़े आदमी को पहले तो मनोहर की बातों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर उसने उस बूढ़े आदमी को विश्वास दिया कि मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं तुमसे सच कह रहा हूं। मुझे तुम्हारी बेटी पसंद है और मैं इसके साथ विवाह करना चाहता हूं। मनोहर ने उस बूढ़े आदमी को दिया अपना वचन पूरा कर लिया और उस अंधी लड़की से शादी कर ली। शायद मनोहर को लगा था कि वो अपनी शक्ति से उसकी मौत को टाल देगा, पर उसे नहीं पता था कि कामाख्या की पहाड़ियों से एक दूसरा तांत्रिक उसका सब कुछ छीनने आ रहा है। मनोहर और वैजंती की शादी हो गई थी और उनकी शादी को करीबन 2 महीने बीत चुके थे। मनोहर वैजंती का बहुत ध्यान रखा करता था और ऐसे ही उनका सुखी दाम्पत्य जीवन चल रहा था। एक दिन दोनों नदी के किनारे बैठे हुए थे। दोपहर ढल चुकी थी। मनोहर और वैजंती एक दूसरे में डूबे हुए किसी रंगीन दुनिया की सैर कर रहे थे कि तभी
मनोहर के स्वप्न को भंग किया, उसके सपने को तोड़ दिया एक आदमी की सुरीली आवाज ने। मनोहर ने जब आवाज की तरफ देखा तो एक छोटी सी नाव खेता हुआ एक आदमी उसी किनारे की तरफ आ रहा था और साथ ही साथ वो गाना भी गा रहा था। नाव जब किनारे पर पहुंची तो उसने उस नाव को, वहां पर एक पेड़ उगा हुआ था, उस पेड़ की जड़ों से बांध दिया और बांधने के बाद जैसे ही वैजंती और मनोहर पर उसकी नजर पड़ी, उसका गाना अपने आप बंद हो गया। और सिर्फ गाना ही नहीं, कुछ मोमेंट्स के लिए उसकी सांसें भी थम गई। उसकी आंखें पड़ी सुंदर वैजंती पर और बस वहीं टिक गई। कुछ ही मोमेंट्स के बाद वैजंती हड़बड़ाकर मनोहर से बोलती है, चलो घर चलो। मनोहर बोलता है, क्यों, क्या बात है? तो वो कहती है, न जाने कौन टुकुर टुकुर देख रहा है मुझे। वैजंती की ये बात सुनकर मनोहर आश्चर्यचकित रह गया। वैजंती तो अंधी है, कहीं वैजंती को अंतर्दृष्टि तो प्राप्त नहीं है? ये आदमी कौन है? और वाकई में ये आदमी इधर ही एकटक देख रहा है। ये बात वैजंती को कैसे पता चली? इधर मनोहर ये सोच ही रहा था कि वैजंती ने फिर से मनोहर का हाथ हिलाया और बोली, चलो ना, उठो, अभी के अभी यहां से चलो। मगर उन दोनों के उठने से पहले ही वो आदमी ठीक मनोहर के सामने आ गया और मुस्कुराते हुए उसने उससे पूछा, तुम तांत्रिक मनोहर हो ना? तुम्हें पहचानने में मैं भूल नहीं कर सकता। मैं भी एक तांत्रिक हूँ, कामरूप की कपाल भैरवी का शिष्य हूँ और मेरा नाम भुजंग है। कपाल भैरवी का शिष्य? मनोहर ये सुनकर चौंक पड़ा। कामरूप की कपाल भैरवी एक शक्तिशाली तांत्रिक देवी का रूप है जो आसाम के कामाख्या से जुड़ा हुआ है और तंत्र साधना में भैरवी यानी शिव की उग्र शक्ति का एक विशिष्ट और भयानक स्वरूप है, जिसका मतलब भयानक खोपड़ी वाली भैरवी है जो तंत्र मंत्र शक्ति साधना और शमशान घाटों से जुड़ी हुई है। एक बार को सांप का काटा पानी मांग सकता था, मगर उसके मंत्र का मारा पानी भी नहीं मांगता। बड़ी शक्ति थी कपाल भैरवी में और आज जीवन में पहली बार मनोहर के सामने कपाल भैरवी का एक साधक खड़ा हुआ था। भुजंग ने फिर से मनोहर से पूछा, तुम्हारे साथ में ये कौन है? मनोहर ने जवाब दिया, ये मेरी पत्नी वैजंती है। उसने कहा, वाह, बहुत अच्छा। और इसके बाद वो जोर से हंस दी। वैजंती ने उसी समय मनोहर का हाथ पकड़कर जोर से खींचा और घबराते हुए कहा, घर नहीं चलोगे क्या? मनोहर उठा और वैजंती का हाथ थामकर बिना कुछ बोले वहां से चल पड़ा। और उधर उस पेड़ के नीचे खड़ा हुआ भुजंग उन दोनों को एकटक जाते हुए देखता रहा। अब उस दिन की ये छोटी सी मुलाकात धीरे धीरे गहरी दोस्ती में बदल गई। अब भुजंग हर दूसरे तीसरे दिन मनोहर के घर आ बैठता। एक शाम जब दोनों की बातों का सिलसिला लंबा खिंच गया तो भुजंग ने अचानक से एक सीधी बात मनोहर से कही, उस्ताद, मैं जानता हूं आप डाकिनी विद्या में कितने सिद्ध हो और आज नहीं तो कल मुझे आपसे वो महाविद्या सीखनी ही है। उसकी बात सुनकर मनोहर हल्का सा मुस्कुराया और बोला, कैसी बातें कर रहे हो भुजंग? तुम खुद कोई कम गुणी नहीं हो। मुझे पता है न जाने कितनी विद्याएं तुम्हारे वश में है। भुजंग ने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन उसके बाद बोला, अरे नहीं उस्ताद, सब बेकार है। बस एक विद्या है जो असली है। कौन सी? मनोहर ने उससे पूछा। उसने जवाब दिया, धूमावती विद्या। उसके बात सुनकर मनोहर थोड़ा चौंक गया और बोला, ये कैसी विद्या है भाई, और इससे कौन सी शक्ति मिलती है? उसकी बात सुनकर भुजंग हंस पड़ा और बोला, बड़ी मजेदार विद्या है उस्ताद। समय आया तो आपको भी सिखा दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको मुझे अपनी विद्या सिखानी होगी। सिखाओगे? उसकी बात सुनकर मनोहर ने गंभीर आवाज में बोला, सिखा तो दूंगा, लेकिन डाकिनी विद्या आसान नहीं है। डाकिनियों के कामकाज सीखने में वक्त लगता है। कोई बात नहीं, भुजंग ने उनको जवाब दिया और जवाब देते उसने जेब से चिलम, गांजा, लाल सूत, 5 कौड़ी और 5 रुपए निकालकर चुपचाप मनोहर के पैरों के पास रख दिए और बोल दिया कि आज से मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। उसकी बात सुनकर मनोहर ने कुछ पल के लिए सोचा और फिर बोला, आज नहीं, परसों। परसों अमावस्या है। संध्या के बाद मनसा पीठ शमशान पर आना, वही ठीक रहेगा। उसकी ये बात सुनकर दबी हुई खुशी से भुजंग का चेहरा खिल उठा। लेकिन ये बातें वो दोनों अकेले नहीं कर रहे थे। उसी कमरे के कोने में बैठी वैजंती सब कुछ सुन रही थी और ये बात सुनकर उसके चेहरे पर
एक डर का अजीब सा साया उतर आया, जैसे कि आने वाले समय को वो पहले ही देख चुकी हो। भुजंग के जाने के बाद मनोहर ने उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए पूछा, क्या हुआ? तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? वो धीमे से बोली, पता नहीं क्यों, बहुत दिनों बाद आज शरीर एकदम से सिहर उठा। क्या तुम उसे सच में अपनी विद्या सिखाओगे? वो आदमी मुझे ठीक नहीं लगता। उसकी बात सुनकर मनोहर थोड़ा सीरियस होकर बोला, अब तो कसम खा चुका हूं, पीछे नहीं हट सकता। 2 दिन बाद अमावस्या की वो रात, मनोहर अपने दिए गए समय के अनुसार शमशान जा चुका था और तभी अचानक दरवाजे पर एक भारी दस्तक हुई। वैजंती ने अंदर से ही पूछा, कौन है? बाहर से एक दबी हुई आवाज आई, मैं। वैजंती ने जैसे ही किवाड़ खोल के पूछा, मैं कौन? उधर से जवाब आया, मैं भुजंग। उसकी बात सुनकर वैजंती घबरा गई और गुस्से में बोली, तुम यहाँ इस समय क्यों आए हो? मेरा आदमी शमशान घाट पर गया है, वहीं पर जाओ। उसकी बात सुनकर भुजंग ने कहा, वैजंती, एक लोटा पानी मिलेगा, बड़ी प्यास लगी है। वैजंती गुस्से में आकर बोली, ये कैसी प्यास है तुम्हारी जो दिन रात खत्म ही नहीं होती? उसकी बात सुनकर भुजंग ठहाका मारकर हंस पड़ा और फिर अपनी हंसी रोककर थोड़ा सीरियस होकर बोला, बिल्कुल सही समझा तुमने वैजंती, ये प्यास हर वक्त रहती है। उसकी बात सुनकर वैजंती और गुस्से में बोली, तो मेरे पास छोड़कर कहीं पानी नहीं मिलता तुम्हें? भुजंग फिर से उसकी बात सुनकर मुस्कुराया और बोला, नहीं, मेरी प्यास का पानी तुम्हें छोड़कर और कहीं नहीं मिलता। भुजंग की बातों में छिपी वासना अब वैजंती को साफ साफ दिखाई दे रही थी। वैजंती ने डरकर दरवाजा बंद करना चाहा, लेकिन भुजंग ने फुर्ती से उसकी कलाई पकड़ ली और बोला, जीवन खुशियों का नाम है वैजंती। उस मनोहर ने तुम्हें राख और सन्नाटे के सिवा दिया ही क्या है? मेरी हो जाओ, मैं तुम्हारी झोली खुशियों से भर दूंगा। उसका हाथ पकड़ते ही वैजंती का पूरा शरीर कांपने लगा। उसे लगा जैसे उसके शरीर में आग दौड़ गई हो। अगले ही पल उसके गले से एक चीख निकली और वो वहीं के वहीं बेहोश हो गई। भुजंग ने शायद इस चीज की उम्मीद नहीं की थी। वो घबरा गया, हड़बड़ाया और अंधेरे का फायदा उठाकर वो वहां से भाग गया। जब वैजंती को होश आया तो मनोहर सचमुच उसके सामने था। उसे देखते ही वो रो पड़ी और कहने लगी, वो भुजंग, वो शैतान है, वो मुझे भ्रष्ट करना चाहता है, उसे यहाँ मत आने देना, वो मुझ पर जादू कर देगा, वो मुझे मार डालेगा। वैजंती बहुत घबराई हुई थी और उसको इस तरह से घबराई हुई देखकर मनोहर ने पहले उसे संभाला। उसकी बातें सुनकर मनोहर खामोश रहा, लेकिन उसकी आंखें क्रोध में और दर्द में मशाल की तरह जल उठी। उसे समझ में आ गया था कि भुजंग की नजर उसकी पत्नी पर है, लेकिन उसे भुजंग को मना करने की जरूरत नहीं पड़ी। अगले दिन से उसने खुद ही आना बंद कर दिया। इस इंसिडेंट के बाद करीबन 2 महीने और बीत गए। भुजंग दोबारा कभी नहीं दिखाई दिया, लेकिन वैजंती के मन का डर अभी कहीं भी नहीं गया था। एक शाम उसने हिम्मत जुटाकर मनोहर से कहा, उस रात जब उसने मेरी कलाई पकड़ी तो मुझे एक पल के लगा जैसे तुमने ही मेरा हाथ थामा हो। मेरा शरीर बेबस हो गया था। ये बात सुनते ही मनोहर का माथा ठनका और बोला, क्या कह रही हो तुम? उसने जवाब दिया, हाँ, लेकिन जैसे ही उसने तुम्हारे बारे में कुछ बोला, मुझे ये एहसास हुआ कि ये तुम नहीं कोई और है। तब मेरा शरीर कांपने लगा और मैं बेहोश हो गई। अब मनोहर को ये बात समझ में आ गई थी। उसने जो देखा था वैजंती के भविष्य में, वो काल कोई और नहीं, वो भुजंग ही है। और इसके बाद मनोहर ने वैजंती को एक पल के लिए भी अकेला छोड़ना बंद कर दिया था। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। एक दिन मनोहर के पास जमींदार साहब का न्योता आया। उनके यहाँ शहर से कलेक्टर साहब आए हुए थे और उन्हें जब मनोहर के बारे में पता चला तो उन्होंने उससे मिलने की इच्छा जाहिर की। मनोहर जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन सरकारी आदेश के आगे मजबूर था। वो सुबह सुबह ही घर से निकल गया, वैजंती को बोल के कि अंधेरा होने से पहले मैं लौट आऊंगा। लेकिन जमींदार साहब के यहाँ उसे टाइम ज्यादा लग गया और लौटते लौटते अंधेरा हो ही गया। वैजंती की सुरक्षा के लिए वो अपने एक विश्वास वाले नौकर सुशील को छोड़कर आया था और रास्ते में लौटते हुए उसे सुशील मिला और उसे देखकर वो कहता है, अरे मालिक, आप तो मालकिन के साथ अंदर थे, आप बाहर कैसे आए? उसकी बात सुनते ही मनोहर का माथा ठनका। उसने घबराई हुई आवाज में बोला, मैं अंदर था। सुशील बोला, हाँ मालिक, अभी आधा घंटा पहले ही तो आप आए थे। आप
मालकिन के साथ हंसी-खुशी बातें कर रहे थे और इसीलिए मैं चला आया। उसकी ये बात सुनकर बिना कोई जवाब दिए मनोहर ने भागना शुरू किया और सीधा अपने घर पहुंचा। अंदर पहुंच के उसने देखा कि उसके कमरे का दरवाजा बंद है। वो पास जाके दरवाजा तोड़ने ही वाला था कि उसे कुछ आवाज सुनाई दी। हंसने की आवाज। ये आवाज वैजंती की थी, लेकिन साथ ही एक और आवाज थी। मनोहर की अपनी खुद की आवाज। ये आवाज सुनकर मनोहर चुपचाप पीछे की तरफ गया और कमरे की थोड़ी सी जो खुली हुई खिड़की थी, उससे उसने अंदर की तरफ देखा। अंदर दिए की रोशनी में उसे जो दिखाई दिया, उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। अंदर पूर्ण रूप से नग्न वैजंती की बाहों में दूसरा मनोहर लिपटा हुआ था। ये देखकर मनोहर एकदम पत्थर हो गया। वो समझ गया था कि अंदर जो बैठा है वो भुजंग है, जिसने धूमावती विद्या से उसका रूप धर लिया और उसकी पत्नी को भ्रष्ट करने आ पहुंचा है। उसने पूरी ताकत लगाकर दरवाजे पर टक्कर मारी और चीख पड़ा, वैजंती। एकदम से अंदर जो मनोहर बैठा था वो सतर्क हो गया। ये आवाज सुनकर वैजंती बुरी तरह चौंक उठी, हड़बड़ाकर बोली, बाहर तुम्हारी आवाज है, वो कौन है? और तभी मनोहर की चीखती हुई आवाज और ज्यादा तेजी से और खतरनाक तरीके से सुनाई पड़ी। दरवाजा खोलो वैजंती, तेरे पास ये भुजंग शैतान है, जल्दी दरवाजा खोलो। वैजंती हड़बड़ाकर उठ बैठी, लेकिन उस दूसरे मनोहर की आंखों में अभी भी वासना डूबी हुई थी। वैजंती को अपने पास खींचते हुए उसने उसी आवाज में कहा, वो झूठ बोलता है वैजंती, मैं ही मनोहर हूं। ये देख, मैं तेरे पास खड़ा हूं, वो जो बाहर खड़ा है वही वो भुजंग है। ये बात सुनकर जो बाहर वाला मनोहर था वो पागलों की तरह दरवाजे को पीटने लगा और थोड़ी देर में लकड़ी का वो पुराना दरवाजा टूट गया। और दरवाजा टूटते ही तूफान की तरह मनोहर अंदर घुसा और चीख पड़ा, किसकी बाहों में सोई हो वैजंती? ये भुजंग है, भुजंग। और वहीं वो दूसरा मनोहर ठीक उसी आवाज में बोला, उसकी बात का विश्वास न करना वैजंती, वो भुजंग है और मैं मनोहर हूं, तुम्हारा मनोहर। दरवाजे पर खड़ा पहला मनोहर जोर से चीखा और बोला, इस तांत्रिक ने तुम पर मंत्र मारा है वैजंती, मैं मनोहर हूं। और उसकी बात सुनकर दूसरा मनोजर हो करके हंसने लगा और हंसते हंसते ही उसने वैजंती का हाथ पकड़ के कहा, छोड़ो वैजंती, ये देखो मेरा हाथ, मेरी नाक, मेरा चेहरा। और ये कहकर वो वैजंती का हाथ अपने चेहरे पर घुमाने लगा। वैजंती इस टाइम भारी दुविधा में थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, कौन सच में मेरा पति है और कौन असली भुजंग है। दोनों मनोहर एक ही आवाज में चिल्ला रहे थे, वैजंती मैं असली हूं और ये शैतान है। और अंधी वैजंती, उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। वो बस रोने लगी, ये पूछने लगी कि उसका पति कौन है। और जब कोई हल नहीं निकल रहा था तो गुस्से में पागल होकर असली मनोहर ने दालान के पास रखा हुआ गंडासा उठाया और एक ही झटके में उस दूसरे मनोहर की गर्दन काट दी। और जैसे उसकी गर्दन कटी, वो शरीर तड़पते हुए अपने असली रूप में आ गया। भुजंग का शरीर नीचे पड़ा पड़ा तड़प रहा था और उससे खून के फुव्वारे बह रहे थे और खून के छींटे वैजंती पर भी आ गिरे थे। मनोहर का दिल एकदम से शांत हो गया था। उसने अपने अपमान का बदला ले लिया था, लेकिन जीत के इस जश्न में वो ये भूल गया था कि कोमल वैजंती इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी और तभी मनोहर को वो सच दिखाई दिया। वैजंती के शरीर के ऊपर अनेक भयानक सांप रेंग रहे थे और उसके सिर के ऊपर खून चूसने वाले चमगादड़ चक्कर काट रहे थे। ये वही सीन था जो मनोहर ने उस टाइम पे देखा था जब पहली बार उसने वैजंती की आंखों में झांका था उसका भविष्य देखने के लिए। हाथ में खून से सना गंडासा फेंककर मनोहर फटाफट से वैजंती के पास गया, उसे अपनी गोद में उठाया और उसके नाक के पास हाथ रखकर देखने लगा कि उसकी सांसें चल रही है या फिर नहीं। वैजंती की सांसें बंद हो चुकी थी। उसकी दोनों अंधी आंखें बंद हो गई थी और वैजंती मर चुकी थी। मनोहर की आंखों से आंसू टपक पड़े और वो सीधे वैजंती के उस मृत चेहरे के ऊपर जाकर गिरने लगे और भीगे गले से मनोहर केवल इतना ही बोल पाया, तू आगे चल वैजंती, मैं भी तेरे पास आ रहा हूं। इतना कहकर उसने दोनों हाथों से वैजंती की लाश उठाई और नदी की तरफ चल पड़ा। लाश को नदी में बहाकर वो खुद भी उसी नदी में डूब मरने वाला था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस वहां पहुंच गई और उसे गिरफ्तार कर लिया, अपनी पत्नी और अपने दोस्त की हत्या के जुर्म में। और इस तरह से अंत हुआ
मनोहर की इस प्रेम कहानी का। मनोहर के पास एक बहुत ही विलक्षण सिद्धि थी, एक विद्या थी, जिससे वो लोगों का भविष्य देख सकता था। उसने वैजयंती का भविष्य तो पहले ही देख लिया था, लेकिन उसे शायद ये भ्रम हो गया था कि वो वैजयंती की रक्षा कर पाएगा। लेकिन सच तो ये है कि जो लिख दिया गया है, जो नियति में लिखा गया है, उसे आप चाहकर भी पलट नहीं सकते हो। और मनोहर के साथ हुआ ये इंसिडेंट हमें यही सिखाता है, चाहे आप कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन सबसे शक्तिशाली वो परमात्मा है, जिसने सब कुछ पहले से रचा हुआ है। भुजंग जिसके पास खुद के पास एक विलक्षण सिद्धि थी, धूमावती विद्या, जिससे वो किसी का भी रूप बदल सकता था। मनोहर को ये बात उसने बता भी दी थी, लेकिन फिर भी मनोहर, जो कि किसी भी की भी आंखों में देखकर भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों बता सकता था, वो कभी भी भुजंग की आंखों में देखकर उसके मन की लालसा को भांप नहीं पाया। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भुजंग मनोहर से भी ज्यादा पावरफुल था, इसीलिए मनोहर कभी भी भुजंग क्या चाहता है ये ऑब्जर्व ही नहीं कर पाया? उसकी पत्नी पहली मुलाकात में ही ये पहचान गई कि ये आदमी खतरनाक है। अंधी होने के बावजूद भी उसके सिक्स सेंस ने उसको आगाह कर दिया था कि ये आदमी उसको गलत नजर से देख रहा है। लेकिन उन नजरों को ये त्रिकालदर्शी साधक क्यों नहीं देख पाया? आपको क्या लगता है? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।